तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। तो आज यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको 1 से 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कि किस प्रकार से आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। तो कैसे पक्का कर सकते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, पूरी किताब में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारे मैंने करा दिए। प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक कर सकते हो। उसके आपके क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उनको भी मैंने करवा दिया। क्वेश्चन के साथ में उसका उत्तर भी मैंने आपको बता दिया है, तो उसे भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 और 3 वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको भी करना स्टार्ट कर दिया है। और उसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 से देख लिया था। आज का वीडियो पार्ट नंबर 6 रहने वाला। इसमें भी मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवाता हूँ और साथ ही में उसका उत्तर भी आपको मैं बताता हूँ कि आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो इसीलिए वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप लोग कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और इससे पहले के वीडियोस को यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख भी सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और जो आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, उसमें सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रियाविधि का रेखाचित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और साथ ही में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव में लिंग निर्धारण की जो से क्या तात्पर्य है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही में इसकी जो क्रियाविधि होती है उसका रेखा चित्र भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और ये आपका लॉन्ग में भी बन सकता है कभी कभी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मानव में लिंग निर्धारण क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग बताएंगे मानव में लिंग निर्धारण, हेडिंग लगाओगे फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मानव होता है उसमें आपके 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला आपका होता है दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र, जो आपके होता है 22 जोड़ी। और एक आपका होता है लिंग गुणसूत्र, जो कि आपका होता है 1 जोड़ी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मनुष्य होता है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 23 जोड़ी में जो आपका 22 जोड़ी होता है आपका दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र होता है, और आपका जो 1 जोड़ी बचता है वो आपका लिंग गुणसूत्र होता है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो जो दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र होता है उसमें क्या चीजें होते हैं, ये समझते हैं। तो दैहिक या फिर जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, ये कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, यानी कि जो शरीर में अनेक प्रकार की जो चीजें होती हैं उसका निर्धारण कौन करते हैं, दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र। ठीक है। तो ये शरीर में आपके कायिक लक्षणों का निर्धारण करेंगे और साथ ही में ये संख्या में आपके 22 जोड़ी पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र। दूसरा आपका होता है लिंग गुणसूत्र, जो कि आपका संतान को उत्पन्न करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो लिंग गुणसूत्र में आप बताएंगे कि ये आपका लिंग निर्धारण करने वाले जीन होते हैं, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये निर्धारण करने वाले जीन कौन होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो संख्या में आपके 1 जोड़ी होते हैं। अब मनुष्य में यानी कि नर में भी आपका 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है और मादा में भी आपका 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। अब यहाँ पर नर में जो आपका 1 जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होता है आपका XY होता है, और जो मादा में होता है आपका XX होता है। सभी लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये चीज आपको पता भी होनी चाहिए कि जो मादा होती है उसमें जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है वो आपका XX होता है, और जो नर होता है उसमें X और Y होता है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। अब हम लोग लिंग निर्धारण की जो XY विधि है इसको समझ लेते हैं कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से संतान पैदा होती है, तब किस प्रकार से नर बनता है, किस प्रकार से मादा बनती है। ये चीज आपको पर समझना है किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मादा होती है, मादा में आपका जो लिंग गुणसूत्र होता है आपका XX होता है, और जो नर होता है इसमें आपका XY होता है। इस प्रकार से आपका होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आपका युग्मक बनेगा तो युग्मक क्या होगा आपका, यहाँ से आपके XX 2 बार है ना, तो यहाँ पर आपके 2 युग्मक बनेंगे। आपका X का केवल 1 बनेगा और इधर आपका X का 1 बनेगा। तो ये कैसा हो गया आपका, ये आपका अगुणित हो गया। अब आपका जो मादा वाला होता है, इनमें दोनों में से कोई आपका जब इस वाले किसी एक से मिलेगा तो फिर संतान बनेगी, और किस प्रकार से उसका लिंग निर्धारण होगा ये समझते हैं। फिर यदि हम लोग नर की बात करेंगे तो नर में भी आपके 2, तो इसमें भी आपका 2 यहाँ पर युग्मक बनेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु होता है, और ये वाला क्या होता है, मादा का जो युग्मक होता है उसको हम लोग अंडाणु बोलते हैं, जो नर का युग्मक होता है उसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। मादा के लिए आपके 2 युग्मक बने, पहला आपका X, दूसरा आपका X। नर के लिए आपके 2 युग्मक बने, पहला आपका X और दूसरा आपका Y। इस प्रकार से आपका ये बन गया।
उसके बाद में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, आइए उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर समझना आपको ये है कि जब मादा का जो आपका एक्स होता है, ये वाला जो आपका एक्स होता है, जब आपका नर के एक्स से मिलता है, क्या होता है, जब आपका मादा का जो एक्स होता है जब आपका नर के एक्स से मिलता है तो क्या हो जाता है, एक्स और एक्स, इस प्रकार से आपका हो जाता है 2 एक्स हो जाते हैं ना। तो 2 एक्स यानी कि मादा बन जाएगी, यानी कि लड़की पैदा होगी, तो क्या होगा, आपका पुत्री हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका जो यही वाला एक्स होगा, जब ये वाला एक्स आपका वाई के साथ मिलेगा नर के, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई मतलब कि नर बनेगा, यानी कि पुत्र बनेगा। इस प्रकार से जो लिंग निर्धारण होगा पुत्र का हो जाएगा, तो एक्स वाई मतलब पुत्र हो गया। उसके यहाँ फिर आपका जो दूसरा वाला यहाँ पर बचा युग्मक, ये वाला जो युग्मक आपका इस वाले नर के एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा, आपका एक्स एक्स, ये भी आपका मादा बनेगी, यानी कि पुत्री का निर्माण होगा। फिर आपका एक्स वाला जो आपका वाई से मिलेगा तो फिर आपका एक्स वाई यानी कि पुत्र का निर्माण होगा। तो यही चीज आपको पास समझना के लिए निर्धारण आपका इसी प्रकार से होता है। यदि मादा का जो एक्स होता है यदि नर के एक्स के साथ मिल जाएगा तो फिर पुत्री का निर्माण होगा, और जो मादा का एक्स होता है और यदि आपके नर के वाई के साथ मिल जाएगा तो फिर पुत्र का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से आपका निर्माण होता है। और मनुष्य में लिंग निर्धारण आपका इसी प्रकार से होता है कि जब आपका मादा का एक्स नर के एक्स से मिलेगा तो लड़की का निर्माण होगा, और जब आपका मादा का एक्स यानी कि नर के वाई के साथ मिलेगा तो फिर आपका लड़के का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चन को देखेंगे। और साथ ही में यदि आपको टॉप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप लोग जानकारी लेकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ जाते हैं और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जीनोटाइप तथा फिनोटाइप पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दोनों आपके अलग अलग भी आ सकते हैं और एक साथ में भी आ सकता है, इसीलिए मैंने दोनों एक साथ में बता दिया है। अगर अलग अलग आएगा तब भी आप लोग इसकी परिभाषा याद रखोगे तो अलग अलग कर दोगे, और अगर साथ में आ जाएगा तो साथ में भी आप लोग कर सकते हो। तो जीनोटाइप क्या होता है, उत्तर में आप लोग बताएंगे। सबसे पहले जीनोटाइप के बारे में समझते हैं कि जीव की जो जीनी संरचना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। यानी कि जीव की जो जीन की जो संरचना होगी उसको हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। अर्थात जीनोटाइप जो आपका होता है जीव के अनुवांशिक संगठन को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो उसके अंदर की जो लक्षण होते हैं उसको प्रदर्शित करता है, जीन की संरचना को प्रदर्शित करता है, ऊपर क्या होता है, जीनोटाइप होता है। तो जीनोटाइप बहुत ही सिंपल सा है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि जीव की जीनी संरचना को हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। अर्थात जीनोटाइप जीव के अनुवांशिक संगठन को प्रदर्शित करता है। दूसरा आपका क्या आता है इसमें, फिनोटाइप। फिनोटाइप बहुत ही सिंपल है। फिनोटाइप में हम बताएंगे कि किसी जीव के बाह्य लक्षणों को हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं, जो आपका जीव के बाहर से ही दिखाई देता है। यानी कि जो भी लक्षण जीव में बाहर से ही दिखाई देते हैं उन सभी लक्षणों को हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे कि आंख का रंग, आप लोग दूर से देख करके बता सकते हो कि किसी का आंख का रंग कैसा है, किसी का भूरा होता है, किसी का अन्य कलर का होता है, विदेशों में कुछ लोगों का अन्य कलर का होता है। और साथ ही में पौधे का लंबापन, यानी कि अगर पौधा लंबा है तो आप लोग देख करके आंखों से बता सकते हो अपने कि पौधा लंबा है, और यदि बौना है यानी कि छोटा पौधा तो वो भी आप लोग देख करके बता सकते हो। तो ये लंबापन, बौनापन, आंख का रंग, ये सब क्या है, आपके फिनोटाइप हैं। यानी कि ये लक्षण आपके बाहर से ही दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इसको फिनोटाइप बोलते हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है दोनों चीजों को। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मेंडल के 3 नियम होते हैं। पहला नियम जो प्रभाविता का नियम होता है उसे मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। दूसरा नियम आपका पृथक्करण का नियम होता है, इसको भी आइए समझ लेते हैं। ठीक है, पृथक्करण का जो नियम होता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही में मेंडल के जो तीनों नियम होते हैं, कह सकते हो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवयवों का नियम, तीनों नियम जो आपके होते हैं ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अलग अलग करके आ सकते हैं आपके अति लघु लघु, और साथ ही में जब एक साथ में आएंगे तो आपके दीर्घ उत्तरीय में आएंगे। तो इसीलिए तीनों नियम को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि नहीं पढ़ोगे तो यहाँ से मान के चलो 5-6 नंबर आपके बिल्कुल आराम से कट जाएंगे, और 5-6 नंबर आपके बिल्कुल कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दीर्घ में नहीं आएगा तो लघु में या अति लघु में जरूर आएगा, और यदि अति लघु लघु में नहीं आएगा तो दीर्घ में जरूर आएगा। तो ये चीज आपको इसमें समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो तीनों नियम आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन तो वहां पर भी मैंने आपको तीनों साथ में बता दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग मेंडल का जो दूसरा नियम होता है पृथक्करण का नियम, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें आप बताएंगे कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रभाविता के नियम में देखा था कि जो प्रथम पीढ़ी होती है इसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जो पृथक्करण का नियम होता है इसमें क्या होता है कि जब प्रथम पीढ़ी होती है उसमें तो केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी आती है तो प्रभावी
प्रभावी और अप्रभावी लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं, इसे हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। जैसा कि यहाँ तक जो आपका था, यहाँ तक क्या है आपका प्रभाविता के नियम तक है, इसके आगे थोड़ा सा और आप ऐड करोगे तो आपका पृथक्करण का नियम बन जाएगा। सिंपल सा है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सभी नोट कर लीजिएगा। पृथक्करण का नियम, जब आप एक जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के संकरण कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी आएगी उसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों आपके एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाएंगे। इसको हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। अब आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक शुद्ध लंबा पौधा लेंगे, एक आपका शुद्ध बौना पौधा लेंगे। शुद्ध लंबा पौधा आपका प्रभावी लक्षण है, शुद्ध बौना पौधा आपका अप्रभावी लक्षण है। शुद्ध लंबे के लिए हम लोग कैपिटल टी लिखेंगे और शुद्ध बौने के लिए हम लोग स्मॉल टी लिखेंगे। यहाँ से आपका युग्मक बनेगा टी कैपिटल टी और यहाँ से आपका युग्मक बनेगा स्मॉल टी, आपके दो युग्मक बन गए। फिर आपका कैपिटल टी स्मॉल टी का जब संकरण कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये क्या बने आपका 100% संकर लंबे पौधे। ये ना बहुत ज्यादा लंबे होंगे ना बौने होंगे, यानी कि बीच के पौधे होंगे, संकर लंबे पौधे होंगे। तो ये क्या हो गया आपका प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में जो लंबे पौधे प्राप्त हुए ना, संकर भले ही संकर है लेकिन लंबे पौधे प्राप्त हुए, तो इसमें क्या हो, प्रभाविता का कह सकते हो आप लोग, प्रभावी लक्षण दिखाई दिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका बोल सकते हो आप लोग एक प्रभावी लक्षण आपको इसमें दिखाई देगा। और ये आपका कैसे परसेंट 100% आपके संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे, प्रथम पीढ़ी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं यानी कि जो आपका ये चीज बची है, यानी कि जो ये पौधे निकल करके आए हैं, इन्हीं का जब हम स्वास्थ्य संकरण करा देंगे तो जो दूसरी पीढ़ी निकल करके आएगी उसमें आपके प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के जो कह सकते हैं जीव होते हैं वो अपने अलग अलग अनुपात में हो जाते हैं, निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पर संकरण कराना है इसी का है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि इसी का हम लोग स्वास्थ्य संकरण करा देंगे। तो इसका इधर साइड भी हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे। फिर यहाँ से युग्मक बनेगा तो आपका एक बनेगा कैपिटल टी का, एक बनेगा स्मॉल टी का, इधर भी इसी प्रकार से बनेगा, एक कैपिटल टी का और एक स्मॉल टी का। ठीक है, तो अब आपको यहाँ में आगे क्या करना है, अब ये आपके यहाँ पर हो गए इस प्रकार से, तो अब आपको यहाँ पर पुनः चौखाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 युग्मक है तो हम लोग को 4 खाने बनाने हैं, बना लोगे आप लोग। फिर क्या करेंगे, 2 आप लोग ऊपर लिख दोगे इस प्रकार से, ये वाला आप लोग यहाँ पर लिख दो, ये वाला आप लोग यहाँ पर लिख दो। फिर क्या करोगे, कैपिटल टी के साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल टी, और जब कैपिटल टी का आप लोग स्मॉल टी के साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी का आपका स्मॉल टी के साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि आपके जो कह सकते हैं कि जो लक्षण है वो एक निश्चित अनुपात में अलग हो गए। कैसे अलग हो गए आइए समझते हैं। कैपिटल टी क्या है आपका, एक शुद्ध लंबा पौधा है, और जो आपका स्मॉल टी है आपका शुद्ध बौना पौधा है। और जो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आपके जो दो हैं, ये आपके कैसे हैं, ये आपके संकर लंबे पौधे। तो इस प्रकार से ये चीजें अलग हो जाती हैं। फिनोटाइप की बात करेंगे तो आपका 3:1 होगा, यानी कि जो बाहर से दिखाई देगा तो प्रभावी लक्षण आपके 3 दिखाई देंगे और एक आपका अप्रभावी लक्षण दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा फिनोटाइप अनुपात 3:1। और जब जीनोटाइप की बात करेंगे यानी कि जीनी संरचना की बात करेंगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक आपका प्रभावी लक्षण हो जाएगा, एक आपका अप्रभावी लक्षण हो जाएगा, यानी कि एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बौना, और फिर आपका जो दो आपके बनेंगे कैसे हो जाएंगे आपके, वो आपके हो जाएंगे संकर लंबे पौधे। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया पृथक्करण का नियम भी। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।